Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 29th of January 2024. 29 जनवरी 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक द कंटेंट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आज भी बहुत सारे न्यूज़ आइटम्स हैं, आप देखेंगे आज के पेपर में मज़ा आ जाएगा आप लोग को। तो कंटेंट अगर अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर किया करिए। पता नहीं उसमें आप लोग क्यों शर्माते हैं, है ना। शर्म को त्यागो और वीडियो लाइक कर लिया करो। और एक और चीज़, जो लोग करंट अफेयर्स की रिवीजन सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। जिनको भी ये लगता है कि उनका करंट अफेयर्स वीक है 2024 के लिए, रिवाइज करना चाहते हैं लेकिन अपने नोट्स नहीं बना पाए हैं, सारी इस तरीके के कोई भी व्यक्ति हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको नोट्स भी प्रॉपर अवेलेबल रहेंगे, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी वीडियोज़ के साथ, है ना। कंटेंट भी हाईएस्ट क्वालिटी का रहेगा। जो भी आपकी मैगजीन आपने सुनी होंगी सारी कवर हो जाएंगी, प्लस हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस तो मैं खुद ही कवर करता हूँ। तो दिस कैन बी डन। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के करंट अफेयर्स के साथ। तो पहली जो न्यूज़ है फ्रंट पेज की है। अब देखो फ्रंट पेज में आज ज़्यादा न्यूज़ आइटम्स नहीं आए हैं, लेकिन ओवरऑल पेपर में बहुत सारे न्यूज़ आइटम्स आए हैं, ठीक है ना। तो फ्रंट पेज की जो पहली न्यूज़ है वो है यहाँ पे कि 3 US ट्रूप्स किल्ड इन ड्रोन हिट इन जॉर्डन, ठीक है। तो यहाँ पे जॉर्डन में एक ड्रोन अटैक किया गया और उसमें 3 US ट्रूप्स के जो लोग थे वो उनकी डेथ हो गई है। और US ने इसका जो आरोप लगाया है वो लगाया है ईरानियन बैक्ड मिलिटेंट्स के ऊपर, ठीक है ना। तो दिस इज़ द थिंग विच इज़ देयर, विच इज़ द न्यूज़, है ना। जॉर्डन में 3 अमेरिकन ट्रूप्स जो है मेंबर्स हैं वो हो गए, और इसमें ईरानियन बैक्ड जो मिलिटेंट्स हैं उनका नाम लगाया गया एज अ परपिट्रेटर्स, ठीक है। अब ये जॉर्डन का अपन मैप देख लेते हैं। यहाँ पे जो बीच में येलो पोर्शन है ना, ये जॉर्डन का मैप है। और जॉर्डन का मैप अगर आप देखें बॉर्डरिंग कंट्रीज़ के बारे में, तो यहाँ देखो ऊपर आपको सीरिया दिख रहा होगा, देन इधर साइड आपको ईस्ट में इराक दिख रहा होगा, देन सऊदी अरेबिया दिख रहा है जिसके साथ बॉर्डर शेयर किया जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा इधर साइड जो वेस्ट में है इसराइल के साथ बॉर्डर शेयर होता है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका जॉर्डन ही है जिसके साथ इसराइल और जॉर्डन के बीच में आपका जेरूसलेम, वेस्ट बैंक, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है ना। वेस्ट बैंक इज़ ऑल्सो देयर, ठीक। इसके अलावा ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे दीज आर द पार्ट कंट्रीज़ है ना जिनके साथ जॉर्डन शेयर करता है। जॉर्डन लेबनान के साथ नहीं शेयर करता है बॉर्डर, एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरा, जॉर्डन जो है वो मेडिटेरेनियन सी में ओपन नहीं होता, ये भी एक दूसरा फैक्ट है जो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ना ही लेबनान के साथ बॉर्डर शेयर होता है इसका, ना ही इसका मेडिटेरेनियन सी के साथ बॉर्डर शेयर होता है। बोथ दीज फैक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। बाकी जो कंट्रीज़ मैंने आपको बताई, सीरिया, इराक, सऊदी अरेबिया, देन आपका इसराइल हो गया, एंड दीज आर द पार्ट्स जहाँ पे वो शेयर होता है। वेस्ट बैंक वाला जो पोर्शन है और जेरूसलेम वाला जो पोर्शन है वो जॉर्डन और इसके बीच में आता है, ठीक है। और यहीं पे आपका डेड सी भी आता है, जो बीच में है ना, ये वाटर बॉडी टाइप की दिख रही है, जॉर्डन और उसके बीच में ही आती है, तो ये डेड सी कहलाता है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द मैप। तो यहाँ तो ये पहली न्यूज़ में थोड़ा बहुत जो पार्ट था हमने देख लिया। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। यू कैन मूव अहेड विद मी। यहाँ पर आपको एक न्यूज़ दिख रही होगी, इन अ फर्स्ट लाफिंग गल स्पॉटेड इन इंडिया, ठीक है ना। तो लाफिंग गल क्या होता है? लाफिंग गल एक माइग्रेटरी बर्ड है जो कि नॉर्थ अमेरिका में एंडेमिक है, नॉर्थ अमेरिका की ये बर्ड है, ठीक है ना। और यहाँ से ये कासरगोड केरला तक आई हैं, चित्तारी एस्चुरी नाम की जगह में। चित्तारी इज़ अ एस्चुरी इन कासरगोड केरला, जहाँ पर ये बर्ड्स लाफिंग गल आई हैं फ्रॉम, मतलब थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर की जर्नी तय करके नॉर्थ अमेरिका से। तो आप देख सकते हैं लाफिंग गल इज़ अ माइग्रेटरी बर्ड फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका। लिख लीजिए आप लोग इसको, लाफिंग गल क्या है? इट्स अ माइग्रेटरी बर्ड फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका एंड इट हैज़ बीन साइटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री एट चित्तारी एस्चुरी, कासरगोड, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अब इसको ये लाफिंग गल क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट हैज़ अ यूनिक लाफ्टर लाइक कॉल्स, है ना। जैसे कोई कॉल की जैसे इसका जो लाफ्टर है दैट इज़ लाइक कॉल्स एंड ऑल, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा कि ये बर्ड इसीलिए फेमस है, लाफिंग गल कहलाती है, इट हैज़ अ लाफ्टर लाइक कॉल्स, है ना। एंड नॉर्थ अमेरिका में ये एंडेमिक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। रेस्क्यू ऑपरेशन फॉर टाइगर इन एल्लुरु रेंज, तो ये तीसरा न्यूज़ आइटम है। नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व, यहाँ पे न्यूज़ में हमको क्या फैक्ट मिल रहा है? नागार्जुना सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व। तो ये कहाँ पर है लोकेशन? ये आपका आंध्र प्रदेश में है। इसी के साथ एल्लुरु फॉरेस्ट रेंज का भी नाम आया था। तो एल्लुरु फॉरेस्ट रेंज कहाँ पर है? वो भी आपका आंध्र प्रदेश में है। तो ये दोनों आप याद रखिएगा। इसके अलावा नीचे एक और नाम है, देखो, पापी कोंडा नेशनल पार्क, ठीक है। तो पापी कोंडा नेशनल पार्क भी आपका आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो यहाँ से हमको 3 चीज़ें मिली, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व,
एल्लूरू फॉरेस्ट रेंज एंड पापीकोंडा नेशनल पार्क, तीनों आंध्र प्रदेश की लोकेशंस है जहाँ जिनके बारे में इस न्यूज़ आइटम में मेंशन था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव अहेड विद मी। फॉरेस्ट राइट्स कैन इन्फ्लुएंस पोल रिजल्ट्स इन नियरली अ थर्ड ऑफ लोकसभा सीट्स। यहाँ पे फॉरेस्ट राइट्स की बात चल रही है जो कि ऑलरेडी मेंशन्ड इन द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट्स, है ना। फॉरेस्ट राइट एक्ट कब का है? 2006 का एक्ट है। इसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को ऑफिशियली कहा जाता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलपर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट कहा जाता है। 2006 का ये एक्ट है और यहाँ पे ग्राम सभा को पावर दी गई थी। इट गिव्स ग्राम सभा या विलेज काउंसिल्स द राइट टू डिसाइड ऑन हाउ बेस्ट देयर फॉरेस्ट लैंड कैन बी यूज। तो ग्राम सभा को, विलेज काउंसिल को ये पावर दी गई कि वो डिसाइड करेंगे कि किस तरीके से उनके जो लैंड्स उनका यूज़ करना है। इसके अलावा एनी ट्रांसफ़र ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट्री पर्पसेज, मतलब अगर किसी भी लैंड का ट्रांसफ़र करना है फ्रॉम फॉरेस्ट टू नॉन फॉरेस्ट्री यूज़ तो उसके लिए भी उनको कंसेंट की आवश्यकता होती है। ये फॉरेस्ट राइट एक्ट में ऑलरेडी मेंशन्ड है, ठीक है ना। लेकिन जो इस एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन है वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा है। इट हैज़ बीन वेरी कंट्रोवर्शियल, है ना। सेवरल पीपल हैव ग्रांटेड टाइटल्स अंडर इट्स प्रोविजन। कुछ गवर्नमेंट्स में तो टाइटल ग्रांट किए गए, जैसे इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें टाइटल ग्रांट करने का भी ये प्रोविजंस है, ठीक है ना। लेकिन बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे नहीं भी टाइटल ग्रांट्स नहीं किए गए, मतलब कि इनको जो लैंड है वो नहीं प्रोवाइड किया गया, ठीक है ना। ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। तो दिस इज द थिंग विच वॉज देयर रिगार्डिंग फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी भी नहीं है, अभी बहुत सारी न्यूज़ आर्टिकल हैं जो आज आप देखेंगे कि लगातार आते ही जाएंगे आते ही जाएंगे। हाँ, अब ये पेज से शुरू हो गया आई थिंक। हाँ, अब देखो, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी रेस्ट्स ऑन द फ्रीडम ऑफ जजेस टू डिसाइड विदाउट प्रेशर। अब ये जो न्यूज़ है ये आपने डी वाई चंद्रचूड़ जी जो थे वो यहाँ पे एक सिटिंग में आए थे। क्यों आए थे मैं आपको बता दूं। जो पहले सुप्रीम कोर्ट की सिटिंग थी वो कब हुई थी? जनवरी 28, 1950, 1950, 28 जनवरी को पहली सिटिंग थी, ठीक है ना। तो उसकी डायमंड जुबली ईयर था, ये उसका डायमंड जुबली ईयर था, है ना। एंड उसी को पूरा करने सुप्रीम कोर्ट वही सेलिब्रेट करने के लिए, डायमंड जुबली ईयर सेलिब्रेट करने के लिए बेसिकली यहाँ पे ये सेलिब्रेशन हो रहा था। और इस सेलिब्रेशन में उन्होंने कुछ कुछ चीज़ें बोली हैं। अब क्या बोलनी है, सबसे पहले तो उन्होंने पहले चीफ जस्टिस का नाम लिया। पहले चीफ जस्टिस कौन थे? हीरालाल जे कानिया। तो ये भी आप नाम याद रख लें, एच जे कानिया या हीरालाल जे कानिया। ही वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और उन्होंने 3 प्रिंसिपल्स के बारे में बताया कि जो 3 प्रिंसिपल्स हीरालाल जे कानिया जी ने बताए थे। ही पॉइंटेड आउट 3 प्रिंसिपल्स, देखो नीचे लिखा भी हुआ है। पहला है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, द फर्स्ट वन इज द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। सेकंड वन इज इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नॉट एज अ रिजिड बॉडी ऑफ रूल्स बट एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। उन्होंने कहा था कि जो इंटरप्रिटेशन होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का वो एक रिजिड बॉडी ऑफ रूल्स नहीं होना चाहिए, वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के रूप में होना चाहिए जो कि ऑर्गेनिक नेचर की रहती है, ठीक है। तो दैट इज द थिंग विच हैज बीन द सेकंड प्रिंसिपल। एंड थर्ड जो लिखा है, एंड द थर्ड वन इज द नीड टू सिक्योर एंड retain the respect of citizens for the Supreme Court as a legitimate institution। मतलब जो लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट की एक लेजिटिमेट इंस्टीट्यूशन माने, ये आपको मेक श्योर करना है अपने जजमेंट्स के साथ, है ना। जब आपके जजमेंट ऐसे आएंगे ना बिना किसी प्रेशर के, तो लोगों को भी ये भावना आएगी कि यस, सुप्रीम कोर्ट इज अ बॉडी जो कि फ्री है, जो फ्रीली काम करती है, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, अगली न्यूज़ की तरफ आते हैं। अगली न्यूज़ है इनसैट 3DS सैटेलाइट। इनसैट 3DS सैटेलाइट क्या है बेसिकली? इसको भेजा गया है अभी लॉन्च पोर्ट में श्रीहरिकोटा, इनसैट 3DS। तो इनसैट 3DS जो है ये डिज़ाइंड है फॉर इन्हेंस्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस। ये जो 3DS सैटेलाइट है ना, इसको मीटियोरोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस के लिए इसको यूज़ किया जाता है। हालांकि ये ऑलरेडी अभी ऊपर है इनसैट 3DS हमारे, ऐसा नहीं कि इनसैट 3DS या 3DR सैटेलाइट्स अभी नहीं वर्किंग में है, तो दे आर वर्किंग इन कंटिन्यूटी नाउ। बट जैसे इसकी और ज़्यादा अगर आपको ऐड करनी है, और ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना है, तो आप इसको और अलग से भी ऐड कर सकते हो। तो ये इनसैट 3DS जो है बेसिकली याद रखिएगा, इनसैट 3DS इज एक्चुअली अ मीटरोलॉजिकल सैटेलाइट जिसका काम क्या होगा? मीटरोलॉजिकल है तो क्या क्या काम करेगी? जो मॉनिटर करेगी लैंड को, ओशियन को, वाटर फोरकास्टिंग करेगी, डिजास्टर वार्निंग होगी, ये सारी चीज़ें इसमें की जाएंगी, ठीक है ना। डिजास्टर फोरकास्टिंग, वाटर, लैंड, ओशियन, सरफेस, वेदर फोरकास्टिंग, ऑल दीज थिंग्स विल बी वॉच्ड बाय दिस इनसैट 3DS सैटेलाइट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। इसके अलावा नीचे देखो लिखा है कि
इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी, तो बहुत सारे चैनल इमेजर जाएगा, चैनल साउंडर जाएगा, DRT डाटा रिले ट्रांसपॉन्डर जाएगा, है ना। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर विच विल बी द पार्ट ऑफ द पेलोड, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। GSLV किसके साथ जाने वाला है? आई थिंक GSLV 14 के साथ जाने वाला है। तो आप देख सकते हैं GSLV F14 अगले महीने GSLV F14 का लॉन्च है, उसके साथ इसको इनसैट 3DS को भेजा जाएगा, और ये जो है हमारी कैपेबिलिटीज़ जो है इनसैट सिस्टम की उसको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर देगी। आगे देख लेते हैं जीनोमिक रिवोल्यूशनरी प्रोमिसेस टू ट्रांसफॉर्म कैंसर केयर। अब यहाँ पे कैंसर की बात चल रही है, तो ऑथर ने कहा, देखो इसको नए तरीके से यहाँ पे एक रिसर्च में जैसे ये बताया कि कैंसर जो है कि एक जीनोम की डिसीज है, इट्स अ डिसीज ऑफ द जीनोम, एंड इसमें ये जब होती है तो इट कॉजेज द चेंजेस इन जीन्स दैट कॉज सम सेल्स टू डिवाइड इन एन अनकंट्रोल्ड वे, ठीक है ना। तो कैंसर का इन्होंने ऑथर ने बताया कि एक जीनोमिक डिसीज है, और ये तब होती है जब जीन्स में चेंजेस हो जाए, और जीन्स इस तरीके से चेंज हो कि कुछ सेल्स जो हैं वो एक अनकंट्रोल्ड वे में डिवाइड होना शुरू हो जाए, ठीक है ना। अब ये जो चेंजेस हैं जीन्स में, ये इनहेरिटेड भी हो सकते हैं या एक्वायर्ड भी हो सकते हैं, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। और इनहेरिटेड अगर है तो वो हेरिडिटरी कैंसर, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर हो गया या ओवेरियन कैंसर हो गया, ये हेरिडिटरी कैंसर्स भी होते हैं। तो यहाँ पे एक ये आपके जो, जैसे आप अगर इनहेरिट कर रहे हैं जीन्स, तो उस कारण से आपको ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर हो सकता है, ठीक है ना। अब ऑथर ने वही कहा कि जो जीनोमिक टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको इम्प्रूव करना जरूरी है, और इसका जो भी मतलब इस इम्पैक्ट है इस डिसीज़ का, कैंसर डिसीज़ का, उसको हमको जीनोमिक्स के लेवल पे ही पढ़ना पड़ेगा। केवल हम थेरेपीज़ बना करके या दूसरा बिना जीनोम की स्टडी करके इसको ठीक नहीं कर पाएंगे। वी विल हैव टू इंक्लूड द स्टडी ऑफ जीनोमिक्स इन दिस, ठीक है। जीनोमिक टेक्नोलॉजीज भी इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके अलावा ऑथर ने यहाँ पे मेंशन किया है कुछ ग्लोबल इनिशिएटिव को, जैसे कैंसर जीनोम एटलस। कैंसर जीनोम एटलस ने बताया किस तरीके से पूरे वर्ल्ड में जो मतलब इसकी स्टडी की गई है, और इसके इसी कैंसर जीनोम एटलस के कारण ही बहुत सारी थेरेपीज डिज़ाइन हो पाई हैं जो कि मॉलिक्यूलर डिफेक्ट्स को टारगेट करते हैं, ठीक है ना। तो अब ये इन्हीं टेक्नोलॉजीज को बोलते हैं प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी। इन थेरेपीज को क्या बोलते हैं? प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी थेरेपीज, ठीक है। तो दैट इज़ अ थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, ये भी आप याद रखिएगा। तो अब ये जीनोमिक लेवल पे जो कैंसर की स्टडी है, DNA बेस्ड बायोमार्कर्स की जो स्टडी है, वो बहुत सारी कंट्रीज़ में चल रहा है। चाहे अमेरिका की बात कर लें, चाहे यूके की बात कर लें। यूके ने भी अभी लगभग 1 लाख जीनोम प्रोग्राम स्टार्ट किया है। यूके में 1 लाख जीनोम प्रोग्राम, देखो लिखा भी है, पार्ट ऑफ यूके इज़ ऑन गोइंग 1 लाख जीनोम प्रोग्राम। इसमें लगभग 13,800 कैंसर पेशेंट्स की स्टडी की गई है, एंड इसमें उन्होंने सजेस्ट भी किया है जीनोमिक द कैंसर जीनोमिक्स कुड इंडीड ट्रांसफॉर्म द कैंसर केयर। तो कैंसर जीनोमिक्स जो है उसको स्टडी किया जा रहा है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। इसके अलावा यहाँ पे एक टर्म यूज़ किया गया इस आर्टिकल में, मैं आपको वो बता दूँ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर एडवांसेज इन प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी थेरेपीज आर रैपिडली क्लोजिंग दिस गैप। अब देखो यहाँ इसके नीचे से पढ़ना, रिसर्च इज मूविंग टुवर्ड्स अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्यूमर्स। जो कैंसर है उसमें अब ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी होने, अंडरस्टैंडिंग है ट्यूमर्स की। वन दैट इंटीग्रेट्स जीनोमिक्स अलॉन्ग विद स्टडीज ऑन प्रोटीन्स एंड मेटाबोलाइट्स। तो यहाँ पे अब केवल और केवल प्रोटीन या मेटाबोलाइट्स की स्टडी नहीं होती, अब इसको इंटीग्रेट किया गया है जीनोमिक्स के साथ, तो उससे जो ट्यूमर्स की अंडरस्टैंडिंग है वो बेटर हुई है। इसी पूरे इंटीग्रेटिव जो स्टडी होता है इसको कहा जाता है मल्टीओमिक्स। ये जो टर्म है याद रखिएगा, मल्टीओमिक्स। ये टर्म मल्टीओमिक्स इसी डिसीज ट्रीटमेंट जीनोमिक्स से ही के कॉम्बिनेशन को ही बोलते हैं, मल्टीओमिक्स, है ना, मल्टीओमिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे अब प्रोटीन की भी स्टडी है, मेटाबोलाइट्स की भी स्टडी है, और आपके जीनोमिक्स की भी स्टडी है इंटीग्रेटिव, एंड देन उससे क्या हो रहा है, ट्यूमर्स की हम जो नॉलेज है उसको इंप्रूव कर रहे हैं। तो दैट इज एक्चुअली द मल्टीओमिक्स, ये टर्म याद रखेगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं। एसिड रेन हैज़ इट्स ओरिजिन इन फॉसिल फ्यूल्स। तो यहाँ पे एसिड रेन की बात है, तो एसिड रेन याद रखेगा एसिडिक होती है, मतलब 7 से कम pH होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो एसिड रेन जब बनती है तो आपको याद होगा कि एसिड रेन बनने के लिए 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक तो NO2 या NOx जिसको हम बोलते हैं, और एक SO2 होता है, ठीक है ना। तो सल्फर डाइऑक्साइड होता है। सल्फर डाइऑक्साइड और NOx जब मिलते हैं तो ये बनाता है। अब ये दोनों नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं, SO2 एंड NOx। ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं? जैसे वोल्केनो इरप्शन हुआ या लाइटनिंग जब पास होती है एटमॉस्फेयर से, तब ये होते हैं। इसके अलावा सोर्स जो है इसका, एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है फॉसिल फ्यूल्स। जैसे ट्रांसपोर्ट में जो गाड़ियाँ जो चलती हैं उनमें जो फ्यूल है वो काफ़ी बड़ा सोर्स है इसका, ठीक है ना। एंड पावर जनरेशन, मतलब कि जो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट हो गया, ये सब हो गया।
तो इनके कारण से बहुत ज़्यादा निकलता है। इसी कारण से ऑथर ने कहा है कि फॉसिल फ्यूल्स के कारण एसिड रेन होती है। तो यहाँ पे SO2 और NOx जब एयर में मिलते हैं तो ये फिर रिएक्ट करते हैं वाटर और ऑक्सीजन के साथ और प्रोड्यूस करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड HNO3 और H2SO4, ठीक है ना। और दोनों ही करोजिव नेचर के रहते हैं। ऑब्वियसली बात है, जब करोजिव नेचर रहेगा तो जब भी ये ड्रॉपलेट्स पड़ेंगी तो करोड करेंगी, ये सारी चीज़ें होंगी, है ना। इसके अलावा जो pH होता है एसिडिक रेन का वो 4.2 से 4.4 होता है ना। और जब ये एसिड रेन वाला जो पानी है जब ये मिलता है लेक्स में, रिवर्स में, तो बहुत सारी स्पीशीज़ के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बहुत सारे बैक्टीरियाज को डिस्ट्रॉय कर देता है ना, इकोसिस्टम्स को नुकसान पहुंचाता है। ऑल दिस थिंग्स आर द आफ्टर इम्पैक्ट ऑफ दिस। अब कैसे कम कर सकते हैं, तो कोल पावर प्लांट्स में आप थोड़ा यहाँ पे जैसे कोल पावर प्लांट्स है उनको वहाँ पे सल्फर ऑक्साइड का जो सल्फर डाइऑक्साइड का जो एमिशन है उसको कम किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप डीसल्फराइजेशन जो है फ्लू गैसेस का वो करें तो दैट कैन बी द सेकेंड मेथड जो कि हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। आगे मूव करते हैं एडिटोरियल पार्ट में। ये जो आर्टिकल है MK नारायणन द्वारा लिखा गया है, ये पहले फॉर्मर डायरेक्टर रह चुके इंटेलिजेंस ब्यूरो के। इनका जो आर्टिकल है वो बहुत सिंपल आर्टिकल है, बहुत सिंपल आर्टिकल लिखते हैं ये जब भी आप इनके पढ़ोगे, और बहुत सिंपली है इन्होंने जो इशूज़ हैं वो हाईलाइट किए हैं। पहला इशू जो हाईलाइट किया है, मैं बस आपको इशू बता दूँ, आप खुद ही बता देंगे, यूक्रेन रशिया का जो वॉर है वो जो चल रहा है दैट इज़ द फर्स्ट है ना। इसके अलावा फिनलैंड को जो नेटो में ऐड किया जा रहा है तो उससे भी टेंशन्स और ज़्यादा बढ़ने की संभावना है, घटने की संभावना नहीं है रशिया के लेकर के, ठीक है। तो फर्स्ट इशू उन्होंने ये उठाया है। दूसरा जो इशू उठाया है उन्होंने वेस्ट एशिया का उठाया, जिसमें इजराइल हमास का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, जिस कारण से पूरा रेड सी रीजन इम्पैक्टेड है, ठीक है। इट कैन स्टार्ट अ प्रेयरी फायर, जो टर्म यूज़ किया है ऑथर ने, कहा है कि भैया एक प्रेयरी फायर मतलब जंगल की आग की तरह शुरू हो सकता है ये। एंड तीसरा जो इन्होंने उठाया है मुद्दा वो है ईरान जो इस तरह से इस समय एग्रेसिव हुआ है, वो इस समय उन्होंने मुद्दा उठाया कि ईरान किस तरीके से भी अटैक करता जा रहा है, टेररिस्ट को मतलब जो मिलिटेंट्स उनको बार बार ये उकसा रहा है, चाहे हाउदीज हो चाहे हिजबुल्ला हो लेबनान का। तो ये इशू तीसरा उन्होंने उठाया। चौथा जो इशू ऑथर ने उठाया वो है जो इलेक्शंस हुए हैं ताइवान में, वो भी एक तरीके से अब हो सकता है कि इम्पैक्ट क्रिएट करें, क्योंकि चाइना इज़ नॉट इन फेवर ऑफ दैट, और चाइना और ताइवान में ऑलरेडी लॉगर हेड्स में है वन चाइना प्रिंसिपल को लेकर के। सो दैट इज़ द फोर्थ इशू विच हैज़ बीन रेज्ड बाय द ऑथर। फिफ्थ इशू जो ऑथर ने उठाया वो है कि जो इंडिया की प्रॉब्लम्स हैं, इंडिया की इंटरनल एक्सटर्नल दोनों प्रॉब्लम्स अभी भी हैं, चाहे इंटरनल प्रॉब्लम्स हो, जो इंटरनल हमारे यहाँ नक्सलिज्म है या आपका जो इंटरनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन में है, तो वो एक इशू है। जो एक्सटर्नल इश्यूज़ हैं वो हमारे पाकिस्तान के साथ चलते रहते हैं, प्लस चाइना सबसे बड़ा जो इशू है वो चाइना के साथ है, पाकिस्तान से भी ज़्यादा समय चाइना एग्रेसिव है। तो दैट इज़ द सिक्स्थ इशू दैट हैज़ बिन रेज्ड बाय द ऑथर। एंड ऑथर ने इंडिया को सजेस्ट किया कि जो चाइना का डिप्लोमेसी था वेयर वोल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, वो इंडिया के केस में काम नहीं करेगा। इंडिया को भी अपने सारे, जैसे मालदीव्स है, अब मालदीव्स को अगर हम चाहें कि प्रेशराइज करने की कोशिश करें तो वो और दूर ही हमसे जाएगा, है ना। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि वोल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी जो है, वोल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी का मतलब है जो थोड़ा असर्टिव लेवल की डिप्लोमेसी होती है, चाइना ने वही लेवल की डिप्लोमेसी की थी पूरे साउथ चाइना रीजन में। तो दैट कैन बी वन ऑफ द थिंग्स जो कि ऑथर ने कहा है कि आप मत करें, ठीक है ना। फिर ऑथर ने इंटरनल इशू जैसे कि बोला कि पार्लियामेंट में अटैक हो गया, सिक्योरिटी ब्रीच हो गई, ये सब चीज़ें जो है ये भी अच्छा लाइट पे नहीं लाता है, और इससे जो है इंटरनल इश्यूज सामने आते हैं, ठीक है ना। एंड इसके अलावा ऑथर ने सारी चीज़ें बताते हुए लास्ट में बोला कि हमको एक वेल फंक्शनिंग पार्लियामेंट चाहिए, वेल फंक्शनिंग डेमोक्रेसी चाहिए, और जिसके लिए हम जाने आते हैं, और डिप्लोमेसी एट इंटरनेशनल लेवल हमको अच्छी करनी पड़ेगी ताकि इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरीके के जो मुद्दे हैं उनको सॉल्व कर सकें। तो दिस वॉज द आर्टिकल। आगे मूव करते हैं अगले एडिटोरियल पे। तो जो दूसरा एडिटोरियल है वो है आधार बेस्ड पे, अ बैड आइडिया फॉर MGNRES। तो अब आपको पता होगा कि मनरेगा के अंदर जो पेमेंट का सिस्टम है वो ABPS यानी कि आधार बेस्ड जो पेमेंट सिस्टम है उसके थ्रू करने की बात की जा रही थी। 1 जनवरी से रूरल डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है उसने आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम को मैंडेटरी कर दिया था, ठीक है ना। अब आप देखो कि 2 तरीके होते हैं वेज पेमेंट के जो यहाँ पे मेंशन्ड है, एक होता है अकाउंट बेस्ड पेमेंट और दूसरा होता है आधार बेस्ड। अकाउंट बेस्ड में क्या होता है, जो ट्रांसफ़र होता है वर्कर के नाम, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड बैंक ब्रांच के माध्यम से किया जाता है, और जो दूसरा है ABPS यानी कि आधार बेस्ड जो पेमेंट सिस्टम है उसमें वर्कर का आधार नंबर पहले सीड होना चाहिए जॉब कार्ड के साथ। मतलब कि आपको पहले ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा जॉब कार्ड डिटेल्स को विद द आधार डेटाबेस। अब आप जब जॉब कार्ड डिटेल को आधार डेटाबेस के साथ लिंक करोगे
करोगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें चेक होंगी, जैसे आपकी स्पेलिंग मिस्टेक, आपके स्पेलिंग से लेकर के हर चीज़, है ना, KYC जिसको हम बोलते हैं, नो योर कस्टमर वाला। तो ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल तभी होता है जब जेंडर से लेकर के स्पेलिंग से लेकर के सारी चीज़ें मैच होनी चाहिए विद द आधार डेटाबेस, क्योंकि वो तो टेक्नोलॉजिकल बेस्ड मैपिंग हो रही है। अब आप कॉमन सेंस लगाओ, इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पे ह्यूमन एरर बहुत ज़्यादा होती है, क्या वहाँ पॉसिबिलिटी है कि हर डिटेल बिल्कुल सही सही भरी हो? तो दैट इज़ द फर्स्ट मेजर प्रॉब्लम जो कि फेस किया जाता है। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि जब मैच नहीं होता तो ऑब्वियस सी बात है, फिर उसके कारण क्या होता है कि जो पेमेंट है वो फेल हो जाती है, वो पेमेंट नहीं जाती, मैप नहीं कर पाते। प्लस अभी जब गवर्नमेंट ने कह दिया कि 100% आपकी सीडिंग होनी चाहिए, तो अथॉरिटीज़ ने क्या करना शुरू किया, जिनकी सीडिंग नहीं हो पा रही थी उनकी डिटेल, उनके रिकॉर्ड मिटाना शुरू कर दिया पूरे मनरेगा के डेटाबेस से, ठीक है ना, अपने टारगेट्स को पूरा करने के लिए। तो ये भी एक चीज़ है ना, जो कि इशू आने लगा है। इसके अलावा पेमेंट में डिलेज बहुत बड़ा इशू है बिकॉज ऑफ द ABPS, क्योंकि कई बार क्या होता है टेक्नोलॉजिकल कारणों से भी रिजेक्शन हो जाता है। ऑल दीज थिंग्स आर देयर। तो ये कुछ इशूज़ है जो आधार बेस्ड पेमेंट में आ रहा है। प्लस जो गवर्नमेंट कह रही है कि आधार बेस्ड पेमेंट जो है वो बहुत फास्ट है और अकाउंट बेस्ड पेमेंट स्लो थी, ये सारे का कोई मतलब टेक्निकल कोई बैकग्राउंड नहीं है, टेक्निकल बैकिंग नहीं है इन आर्ग्यूमेंट्स की। दैट इज़ व्हाट हैज़ बीन मेंशन्ड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल, ठीक है ना। तो ये भी ऑथर ने मेंशन किया, और ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं लीड करती हैं टू द डिलेड पेमेंट्स, टू द अनटाइमली पेमेंट, और ये सारी चीज़ें इशू हैं। जो गरीबों के लिए बनाया गया सिस्टम है उसमें गरीबों की ही मदद नहीं हो पा रही, तो दैट इज़ द मेजर प्रॉब्लम। आगे टॉपिक पे आते हैं, एनालाइजिंग चाइनाज टाइज विद अफ्रीका। नाउ दिस अ वेरी वेरी गुड आर्टिकल। अभी जो चाइना के मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स हैं वैंगी, वो विजिट किया अफ्रीकन कंट्रीज, इजिप्ट, ट्यूनीशिया, टोगो, आइवरी कोस्ट, और ये था 11th एनुअल ट्रिप थी। और किसकी ट्रिप थी मैं आपको बता दूं, FOCAC, फोकैक, ये याद रखना। FOCAC क्या है? फोरम ऑन चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन, फोरम ऑन चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन है इसको बोलते हैं। और यहाँ पे चाइना जो है, चाइना के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर वो गए हैं। अब आपको बता दूं कि सीनो अफ्रीकन जो रिलेशंस हैं, यानी कि जो अफ्रीका चाइना के रिलेशंस हैं 1950 से शुरू होते हैं, जब चाइना ने बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ के लिबरेशन मूवमेंट में उनका सपोर्ट दिया, ठीक है ना। और इसके अलावा आपको एक और चीज़ बता दूं कि 1999 में चाइना ने इनकरेज किया कंपनीज़ को, और एक पॉलिसी थी उनकी गो आउट पॉलिसी, चाइना की पॉलिसी थी गो आउट पॉलिसी, लिख लीजिएगा। उसके तहत उन्होंने अफ्रीका में इन्वेस्ट करवाना शुरू किया। फिर इसी के चलते जो फोरम ऑन चाइना अफ्रीका रिलेशनशिप है, ये पहला जो समिट था इसका वो 2000 में इसका पहला डायलॉग किया गया, और इससे फिर चाइना अफ्रीका रिलेशनशिप जो है और ज़्यादा कंसोलिडेट होने लगा, डिप्लोमेसी, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, ये सब और ज़्यादा बढ़ने लगा, ठीक है। और चेकबुक डिप्लोमेसी के बारे में आपने सुना होगा चाइना की, जिसमें वो ब्लैंक चेक्स प्रोवाइड करते हैं कि भैया आप जितना पैसा चाहिए पैसा दो। और वहाँ पे आर्मी को स्ट्रॉन्ग किया चाइना ने अपनी, वहाँ पे इनफैक्ट पहला जो इंटरनेशनल बेस है चाइना का, पीपल्स चाइनीज़ आर्मी का, वो जिबूती में है। दैट इज़ ऑल्सो अफ्रीकन नेशन, है ना, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। इसके अलावा अफ्रीका में क्या मेन चाइना के ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो पहला जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है चाइना का वो है वहाँ के रिसोर्सेज। अफ्रीका जो है वो 90% वर्ल्ड का कोबाल्ट, प्लैटिनम ये सब होल्ड करता है, 70% कोल्टैन होल्ड करता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना को एक तो वो चाहिए। दूसरा जो अफ्रीका में उनका ये है कि वहाँ की जियो पॉलिटिक्स को मतलब थोड़ा सा उसमें अपना रोल बढ़ाना चाहता है चाइना, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अपना जितना स्टेटस बढ़ाएगा उतना ज़्यादा ये अमेरिका के लेवल पे आता जाएगा। और दैट इज़ इसीलिए अफ्रीका ने भी बहुत सपोर्ट किया वन चाइना पॉलिसी जो है अफ्रीका की, चाइना की, उसको अफ्रीका बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, चाहे वो हांगकॉन्ग का केस हो चाहे ताइवान का केस हो। तीसरा जो रीज़न है वो है युआन को स्ट्रेंथन करना चाहता है चाइना इनकरेज करता है कि अफ्रीकन नेशंस को कि आप युआन में ट्रेड करो, दैट इज़ द थिंग। और इसीलिए उन्होंने पैंडा बॉन्ड्स और ये सब भी वहाँ बनाए, जैसे हमारे मसाला बॉन्ड होता है ना, ये रुपी डिनोमिनेटेड जो बॉन्ड्स होते हैं, महाराजा बॉन्ड अपन उनको बोलते हैं, मसाला बॉन्ड बोलते हैं, वैसे ही वहाँ पे पैंडा बॉन्ड्स हैं, ठीक है। तो चाइनीज़ बॉन्ड अगर चाइनीज़ करेंसी युआन में होंगे तो पैंडा बॉन्ड्स कहलाएंगे, ठीक है। एंड अफ्रीकन मार्केट्स को टारगेट करना चाहता है। जो पाँचवा रीज़न है वो अफ्रीकन मार्केट्स को टारगेट करना है। और अफ्रीका को भी विन विन सिचुएशन है अफ्रीका के लिए भी, क्योंकि उनको इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, ट्रेड मिल रहा है, डेवलपमेंट मिल रहा है चाइना से, रिसोर्सेज बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, एंड ऑल दीज थिंग्स आर देयर। तो विन विन पार्टनरशिप है फॉर अफ्रीका एंड ऑल्सो फॉर योर चाइना। आगे देख लेते हैं और क्या टॉपिक्स हैं।
यहाँ पे आते हैं व्हाट इज एंड टू एंड इंक्रिप्शन एंड हाउ डज इट सिक्योर इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले इंक्रिप्शन क्या होता है? इंक्रिप्शन इज द एक्ट ऑफ चेंजिंग सम कंज्यूमेबल इन्फॉर्मेशन इनटू एन इनकंज्यूमेबल फॉर्म। अगर आप कंज्यूमेबल इन्फॉर्मेशन को इनकंज्यूमेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो विद बेस्ड अपॉन सम रूल्स, वो इंक्रिप्शन कहलाता है। अब ये रूल्स अलग अलग होते हैं, जैसे कि DES हो गया, डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। DES क्या है? डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। ये रूल्स हो गए कि कैसे आप इनक्रिप्ट करोगे। जैसे कि अब इनक्रिप्ट क्या होता है, जैसे आइसक्रीम वर्ड है, आइसक्रीम मेन वर्ड है, अब आपने उसको चेंज कर दिया किसी में ADNGRRTD जैसे लिखा हुआ है, और इसकी एक की बना देते हैं, काइट की, मतलब वर्ड कुछ और रहता है, इंक्रिप्शन के बाद कुछ और दिखता है, और की उसकी कुछ और होती है, ठीक है ना। अब की देखो क्या है, इफ़ द की से मोटरसाइकिल है ना, तो फिर उसका इनक्रिप्टेड टेक्स्ट कुछ और बन जाएगा, ये रूल्स के हिसाब से होगा, ठीक है ना। तो की के हिसाब से डेटा आपका चेंज होता जाएगा, इंक्रिप्शन चेंज होता जाएगा, जैसे की चेंज करेंगे वैसे हो जाएगा। अब ऑब्वियस सी बात है, की अगर आपको नहीं पता तो आप उसको डिक्रिप्ट या अनलॉक नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। इफ़ यू डोंट नो द की यू कैन नॉट डिक्रिप्ट इट, यू कैन नॉट अनलॉक इट, ठीक है। तो ये तो कंसेप्ट हो गया। अब ये एंड टू एंड इंक्रिप्शन क्या होता है? एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है, इट रिफर्स टू पर्टिकुलर लोकेशंस बिटवीन विच इंफॉर्मेशन मूव्स, है ना। एंड टू एंड, एक एंड से इंफॉर्मेशन चली दूसरे एंड में पहुंची, उसके बीच में कहीं वो डिक्रिप्ट नहीं होगी, ठीक है ना। जैसे आप मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप में चैट कर रहे हो, तो आप जब सेंड करोगे तो ये सर्वर पे जाती है पहले इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो कंपनी ने सर्वर जो बना रखे वहाँ जाएगा, उसके बाद सर्वर रूट करेगा उस मैसेज को आपके फ्रेंड तक, है ना। तो इस सेटअप में दो इंक्रिप्शन हो जाते हैं। पहले तो एक इंक्रिप्शन एट सोर्स एंड दूसरा इंक्रिप्शन एट ट्रांजिट, है ना। मूव करते समय भी इंक्रिप्शन होना चाहिए और सोर्स में भी ट्रांजिट होना चाहिए, इंक्रिप्शन होना चाहिए, तो बीच में, ताकि इसमें MITM जिसको मैन इन द मिडिल अटैक बोलते हैं वो ना हो पाए, ठीक है ना। अब बीच के जो प्लेयर्स हैं उन्हीं से बचाना है, तो इस कारण से फिर डिक्रिप्शन आपके फ्रेंड के एंड पे होता है जब उसको मिलता है वो, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। तो इंक्रिप्शन होता कैसे है? तो देर आर मेनी वेज टू इंक्रिप्ट द इन्फॉर्मेशन। दो तरीके का मेजरली यहाँ पे है। एक इंक्रिप्शन होता है सिमेट्रिक इंक्रिप्शन और दूसरा होता है एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन। लिख लीजिए आप लोग, एक होता है सिमेट्रिक इंक्रिप्शन और होता है एसिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन जो होता है, इट इज़ यूजफुल व्हेन द सेंडर एंड रेसिपिएंट आर द सेम पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंक्रिप्ट कर रहे हो हार्ड ड्राइव ऑफ योर कंप्यूटर, अगर आप अपने हार्ड ड्राइव अपने कंप्यूटर की कर रहे हो तो आप सिमेट्रिक यूज़ करोगे, ठीक है ना। तो इसमें एडवांस्ड इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, एक हमने DES पढ़ा था ना, डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, एक होता है AES एडवांस्ड इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। ये भी रूल्स हो गए, है ना। तो ये जैसे आप अपने वाईफाई का पासवर्ड बना रहे हो, ये सब, तो ऐसी जगहों पर जो इंक्रिप्शन होता है वो सिमेट्रिक इंक्रिप्शन कहलाता है, सिमेट्रिक एल्गोरिदम से होता है। एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन में मैसेज, जैसे मान लो आइसक्रीम मैसेज है, तो उसको कई कीज से इंक्रिप्ट किया जाएगा। जैसे पहले आप उसको इंक्रिप्ट करोगे की मोटरसाइकिल, देन मोटरसाइकिल को भी आप डिक्रिप्ट करते समय उसको अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हो। सपोज करो अगर आपका फ्रेंड एग्री करता है दैट इफ़ यू यूज़ द की मोटरसाइकिल टू इनक्रिप्ट द मैसेज, योर फ्रेंड विल यूज़ द की हेलमेट टू डिक्रिप्ट इट, ठीक है ना। तो अब दूसरा फ्रेंड आपका हेलमेट वर्ड, तो दो लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए, ठीक है ना। तो हेलमेट वर्ड यूज़ करेगा टू डिक्रिप्ट इट। एंड अगर आपने बनाना यूज़ किया इनक्रिप्ट करने के लिए की, तो आपका फ्रेंड यूज़ करेगा पाइनएप्पल टू डिक्रिप्ट। तो आप क्या है, यू एंड योर फ्रेंड गो टू अ पार्टी एंड फाइंड योरसेल्फ स्टैंडिंग फार फ्रॉम ईच अदर एंड यू विश टू सेंड them a message so you can encrypt आइसक्रीम विद बनाना, है ना। तो आइसक्रीम विद बनाना की के साथ आपने करोगे, तो आपने शाउट क्या करोगे, इनक्रिप्टेड टेक्स्ट शाउट करोगे बनाना। तो आपके दोस्त, योर फ्रेंड विल नो दैट दे शुड डिक्रिप्ट द टेक्स्ट यूजिंग द की पाइनएप्पल। अब वो डिक्रिप्ट कैसे करेगा, पाइनएप्पल के नाम पे। मतलब आपने मैसेज आइसक्रीम था, है ना, की आपने बनाना डाली, उसने बोला बनाना, आप अपनी तरफ से बोलोगे पाइनएप्पल, है ना। अब आपने जैसे पाइनएप्पल बोला तो आपने मैसेज भी ले लिया और आपने वो वर्ड भी नहीं बोला, तो आपने क्या हुआ, रिवील कर दिया इंक्रिप्शन को, कि आपने इंक्रिप्शन की रिवील की, लेकिन फ्रेंड की जो प्राइवेसी थी, जो मैसेज था, उसको रिवील नहीं किया। तो ये एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन होता है। तो आई होप यू गॉट। एक पब्लिक की होती है, जैसे पब्लिक के सामने आपने बनाना चिल्लाया तो पब्लिक की हो गई, लेकिन जो हिडन था मैसेज वो आपकी प्राइवेट हो जाता है, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। ये थोड़ा बहुत टेक्निकल चीज़ें थी यहाँ पे, तो मैंने आपको बता दी। UN सीक्स रिवर्सल ऑफ फंडिंग पॉज फॉर पैलेस्टीनियन एजेंसी। UN, यहाँ पे बात चल रही UNRWA, आप सबको पता है UNRWA क्या है, यूनाइटेड नेशंस रिफ्यूजी एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन।
तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ कि ये जो संस्था है ये काम कर रही है बहुत पहले से। इट इज़ अ यूएन एजेंसी दैट सपोर्ट्स द रिलीफ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट ऑफ पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज़। तो पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज़ के लिए काम करती है। 1949 में इस्टेब्लिश किया गया था इसको। बहुत सारे तब पैलेस्टाइनियन रेफ्यूजीज़ बने थे 1948 के वॉर के बाद। मैंडेट की बात करें तो ये सपोर्ट करता है पैलेस्टाइन रेफ्यूजीज़ को एंड देयर पैट्रिलिनियल डिसेंडेंट्स, ठीक है ना। एंड ओरिजिनली इसको डिज़ाइन किया गया था एज अ टेम्प्रेरी एजेंसी, लेकिन हर 3 साल में इसका मैंडेट जो है जनरल असेंबली द्वारा बढ़ा दिया जाता है, तो अभी भी चल रहा है। हालांकि ये वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस ऑफ द मेंबर्स के उस पर चलता है। ऑपरेशन अगर बोलते हैं तो जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक में ये काम करता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया युद्ध के बाद हुआ क्या है कि जो कुछ कंट्रीज़ हैं, जैसे कि 9 कंट्रीज़ हैं एटलीस्ट, यूएस, जर्मनी एंड जो टॉप डोनर्स हुआ करते थे यूएनआरडब्ल्यू की, उन्होंने पैसा देने से मना कर दिया, फंडिंग को रोक दिया बिकॉज ऑफ द वॉर, अंडर गोइंग वॉर। तो अब वही है कि यूएन ने कहा है कि भैया फंडिंग रिवर्सल करो और फंड पैसा देना शुरू करो। आगे देखते हैं बुर्किना, माली एंड नाइजर, दे हैव क्विट द वेस्ट अफ्रीकन ब्लॉक। तो एक बड़ी चीज़ सामने आ रही है। इकोवास जो ग्रुप हुआ करता था, इकोवास है ना, वेस्ट अफ्रीकन नेशंस का ग्रुपिंग है। इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ द वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ द वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, उनमें से 3 कंट्रीज जो आपकी बुर्किना, माली और नाइजर है। एक्चुअली हुआ क्या था, बुर्किना, माली और नाइजर में जो रिजीम थी वो चेंज कर दी गई थी कू के द्वारा, और वहाँ पे दूसरी रिजीम आ गई थी, ठीक है ना। तो जो बाकी के वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स थे उन्होंने कहा था कि हम आपको रिकॉग्नाइज नहीं करते नई गवर्नमेंट्स को। तो अब ये जो कंट्रीज़ हैं, नाइजर हो गई, बुर्किना हो गई और आपकी माली हो गया, इन्होंने कहा कि नाउ वी आर लीविंग द वेस्ट अफ्रीकन ग्रुप। इकोवास के बारे में आपको बता दूँ कि ये एक संस्था है, रीजनल ग्रुप है, जो कि 1975 में लागोस ट्रीटी के थ्रू बनाया गया था। याद रखिएगा 1975 में लागोस ट्रीटी के थ्रू ये बनाया गया था, और इसका मैंडेट है प्रमोटिंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अमंग द मेंबर्स के बीच में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को बढ़ाना। इकोवास का एम है सिंगल कॉमन करेंसी बनाई जाए, सिंगल मार्केट बनाया जाए, सिंगल ट्रेडिंग ब्लॉक बनाया जाए, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, एनर्जी, फाइनेंशियल इश्यूज, इन सबको, और बॉर्डरलेस रीजन के रूप में काम करना चाहते हैं, ठीक है, बॉर्डरलेस रीजन के रूप में। इकोवास ऑफ द पीपल, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी टू ऑल, 2050 तक ये इनका एम था। तो ये कुछ चीज़ें जो है वो मैंने बता दी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। और इन 3 कंट्रीज़ ने ऐसा डिसीजन लिया है। आगे देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। सो ओके, यहाँ तो ऐसी कोई न्यूज़ नहीं लिख रही है। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।